नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम पर भारी निजी स्कूलों की मनमानी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने की मनमानी एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है, जिसने अभिभावकों को परेशान कर दिया है। दिल्ली और यूपी के अलग अलग निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी, बिना सूचना के अतिरिक्त शुल्क लगाने और अन्य मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, लखनऊ में भी निजी स्कूलों ने अपने तानाशाही रवैये से सीधे सीधे योगी सरकार के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ठेंगा दिखा दिया है। आलम यह है कि जिले में बैठे बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेने को तैयार नहीं है, या फिर वो निजी स्कूलों के दबाव में आ चुके हैं, जिसका खामियाजा अभिभावकों को फुटकर कॉपी किताबें बेचने वाले दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है। अब सवाल है कि आखिर इस मनमानी पर हमेशा के लिए लगाम कब लगेगी? आखिर आपको बता दें, आखिर नियम कानून को ठेंगा दिखाने वाले ये निजी स्कूलों को मान्यता सीधे कब इनकी मान्यता समाप्त होगी? ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी अपने चरम पर पहुंच गई है। हालात ये हैं कि निजी स्कूल अब तानाशाही पर उतर आए हैं। ना ही कानून का डर और ना ही नियमों की चिंता, क्योंकि रसूख से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सिस्टम अपने हाथ में हो तो अभिभावकों की क्या विसात कि निजी स्कूलों की तानाशाही पर लगाम लगवा सकें। दिल्ली से लेकर यूपी तक निजी स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ाकर और फिक्स दुकानों से कॉपी किताबें खरीदवाकर न सिर्फ सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, बल्कि न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया है। निजी स्कूलों के मालिक जागीरदार बनकर अभिभावकों को कंगाल कर रहे हैं और सरकारी तंत्र महज बैठकें और शिकायतों की चिट्ठी लेकर खाना पूर्ति कर रहा है। पहली तस्वीर आपको कानपुर की दिखाते हैं। कानपुर के केशव नगर में स्थित मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल की इन दो बिल बुकों को देखिए। पहली बिल बुक साल 2024 की है, जिसमें क्लास तीसरी से 5वीं तक की फीस साफ लिखी हुई है, लेकिन साल 2025 के नए सत्र में चौथे क्लास की फीस बिना अभिभावकों को सूचित किए मनमानी तरह से बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं, मनमानी का आलम यहाँ तक है कि कॉपी किताबों और ड्रेस की लिस्ट की जगह स्कूल से अभिभावकों को दुकान का पता थमा दिया गया, जो कि फिक्स है। स्कूल प्रशासन अभिभावकों की बात सुनने के बजाय तानाशाही पर उतारू है। कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक के साथ बुक स्टॉल संचालक भी परेशान हैं। सिलेबस और राइटर में बदलाव कर स्कूलों में ही कॉपी किताबें मनमाने रेट पर दी जा रही हैं, जिसके विरोध में कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर व्यापारियों और अभिभावकों की जेब पर बड़ी चोट पहुंच रही है। साथ ही साथ बुक स्टॉलों पर भी बिक्री कम हो गई है। इसको लेकर मंगलवार दोपहर बुक स्टॉल संचालकों ने शहर के सांसद रमेश अवस्थी को ज्ञापन सौंपा और कई बिंदुओं पर स्कूल संचालकों के खिलाफ जांच करने की मांग की है। आज कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर पुस्तक व्यापारी माननीय सांसद जी को उन्हें संबोधित एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से पुस्तक व्यापारियों ने पुस्तक व्यापार से संबंधित समस्याएं कि हमारा व्यापार पूर्णतया समाप्त हो गया है। जो कॉपी किताबें स्कूलों में बिकने लगी हैं, जिससे कि फुटकर पुस्तक व्यापारी प्रभावित हुआ है। और ये जितने भी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, इनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों द्वारा स्कूल प्रांगण के अंदर मनचाहा पाठ्यक्रम, मनचाही पुस्तकें, महंगी महंगी प्रकाशकों की पुस्तकें पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं, जो पुस्तकें कहीं नहीं मिलती। विद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं अभिभावकों को लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष ये पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है, जिससे कि अगले वर्ष वो पुस्तकें पढ़ने के काम ना आए और वो दोबारा अभिभावक
विद्यालय से लेने के लिए मजबूर है। वहीं सांसद ने भी आश्वासन दिया कि जो निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुस्तक संघ के लोग आए थे, दिनेश बाबा थे और उनके साथ पदाधिकारी थे, आप सब लोग हैं, और उनकी समस्याएं जेन्युइन समस्याएं हैं कि स्कूल के लोग मनमानी कर रहे हैं, चाहे पुस्तकों के मामले में हो, चाहे ड्रेसेस के मामले में हो। उनका मैंने ज्ञापन लिया है और इस ज्ञापन के बारे में मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बात करूंगा। इनकी जेन्युइन समस्या है, ये जो स्कूल और कॉलेजों की मनमानी है इसको नहीं चलने दिया जाएगा। आप लोग निश्चित। कानपुर के डीएम ने भी निजी स्कूलों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। गुजैनी के एक्स पब्लिक स्कूल, अशोकनगर का एनएलके इंटर कॉलेज, जवाहर नगर का एनएलके पब्लिक स्कूल, नवस्ता का एसजे विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, साकेत नगर के वेंडी एकेडमी हाई स्कूल, चिंटल स्कूल को भी नोटिस जारी किया गया। वहीं विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के दूसरे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां निजी स्कूलों ने पूरी कानून व्यवस्था को ही ठेंगे पर मार दिया है। वाराणसी, मेरठ, फैजाबाद, प्रयागराज, सोनभद्र में अभिभावकों की जेबें खाली कर दी हैं और नियमों को ताक पर रखकर खुद को खुदा मान बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में आई। सरकार साफ कह रही है कि अब किसी भी तरह से निजी स्कूलों का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों पर जारी सियासत के बीच रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के सभी 1677 प्राइवेट निजी स्कूलों को ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया है। 10 दिन में शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डेटा पोस्ट होगा। इससे तस्वीर साफ होगी कि पिछले 10 सालों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है। स्कूलों द्वारा चोरी छिपे फीस बढ़ाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। सिस्टम की कमजोरी और ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्कूलों का मनबढ़ रवैया हर साल जारी रहता है। कोरोना काल में वसूली गई फीस कोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्कूलों द्वारा वापस नहीं की गई, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं, शासन तंत्र। इसके ढुलमुल रवैये और स्कूलों पर होने वाली मेहरबानियों से अभिभावक ठगे जा रहे हैं। सवाल है, आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? शासन तंत्र खुद को निजी स्कूलों के माया जाल से कब मुक्त करेगा? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक यही सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के शहर शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पीड़ित अभिभावक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि साहब कुछ तो रहम करिए, जो स्कूलों की मनमानी है उस पर लगाम लगाइए, कार्रवाई करिए। लेकिन अभिभावकों को मिलता कुछ नजर नहीं आ रहा है और अभिभावक किसी को ज्ञापन देते हैं, किसी अधिकारी से जाकर मिलते हैं, जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है जहां पर स्कूलों पर जो ये मनमानी है उस पर अब तक कार्रवाई की गई हो। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल कुछ जिलों के संवाददाता और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश सविता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव निगम जी हैं आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सीमा त्यागी जी अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ की, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। सुरेश, अब आपके पास आते हैं। सुरेश, के न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो शिक्षा माफियाओं पर लगाम कैसे लगे उसके प्रयास के तहत लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है। कल भी हमने इस गंभीर विषय को उठाया था और आज फिर हमने इस गंभीर विषय को उठाया है। कहीं ना कहीं के न्यूज के खबर उठाने, इस खबर पर नजर जब के न्यूज ने अधिकारियों के संज्ञान में यह खबर लाई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जागा है। अब डीएम ने कई स्कूलों को नोटिस थमाया है और अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी ये ढाक के 3 पात जैसा ही नजर आ रहा है। डीएम ने कुछ स्कूलों को नोटिस तो जारी किया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कहीं से कुछ नहीं हुई है। सुरेश जी मनोज, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आज ज्ञापन दिया गया है और सांसद जी ने आश्वासन दिया है, उससे कहीं ना कहीं अभिभावकों को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जो उनका आश्वासन है कि वो उन्होंने बोला कि डीएम से भी बात करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज, इस मामले को लेकर के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पहले
नहीं बच गए कि मनमानी नहीं चलेगी। उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें कानपुर की, तो कानपुर में कई ऐसे बड़े स्कूल हैं, नामचीन स्कूल है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर मनमानी बिल्कुल ज्यादती की जा रही है, अभी भी अभिभावकों के साथ मनमानी भी की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो ये बात मानने के लिए नहीं तैयार है कि मुखिया जी का क्या आदेश है, योगी जी का क्या आदेश है, कानपुर डीएम का क्या आदेश है। तो आखिर इतने ढीठ ये स्कूल संचालक क्यों बनकर बैठे मनोज, ये सोचने वाली बात होगी। अभी हाल में ही हम लोगों के प्रतिष्ठित चैनल के द्वारा खबर चली थी, उसके बाद कानपुर डीएम साहब ने कई ऐसे स्कूल हैं जिन पर कार्रवाई भी की, लेकिन मनोज अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जिन पर कार्रवाई करना बाकी है। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो अभिभावकों की जेब पर सीधा डाका सा डाल रहे हैं। मनोज, हम लोग बात करें फीस की या बात करें कॉपी किताबों की, लगातार चीजें महंगी हो रही है। अभी मनोज हाल ये है कि हम लोग बच्चों को डांटते हैं कि पढ़ने जाओ, पैसा बहुत लग रहा है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रही तो एक समय मनोज ऐसा जरूर आ जाएगा कि बच्चे हम लोगों को डांटेंगे कि हम लोगों को पढ़ाओ, लेकिन हम लोगों के पास पढ़ाने के लिए मनोज पैसा नहीं होगा, न ही फीस जमा करने के लिए पैसा होगा, न ही कॉपी किताबें खरीदने के लिए पैसा होगा। तो अब वो वक्त मनोज दूर नहीं लग रहा है कि वो समय दूर नहीं लग रहा है। सुरेश हमारा सवाल है आज जो पुस्तक व्यापार मंडल के कुछ लोग सांसद जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री तक हम बात पहुंचाएंगे। डीएम ने कुछ स्कूलों को, लगभग आधा दर्जन स्कूलों को नोटिस जारी किया है। क्या लगता है कि अब जो है स्कूलों की मनमानी रुकेगी या अभी भी डीएम के आदेशों को भी ये जो शिक्षा माफिया और स्कूलों से जुड़े माफिया हैं ये दरकिनार कर देंगे? देखिए मनोज, आपको बता दें कि ये जो शिक्षा माफिया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जो पहुंच है वो लगता है बहुत ज्यादा ऊपर तक है, क्योंकि ये अपने आगे किसी की सुनने वाली नहीं। मनोज, कई ऐसे प्रकरण भी हम लोग ने अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से दिखाया जिसमें पेरेंट्स रोते हुए दिखाई दिए, स्कूलों में एग्जाम के समय लोगों को बैठने तक नहीं दिया। ऐसे इन सब चीजों के बाद भी उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, तो मनोज कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बाद ये जो इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है मनोज। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आधा दर्जन स्कूलों पे कार्रवाई हुई है, सूबे का मुखिया ने जो आदेश दिए उसका उल्लंघन करते हुए कानपुर कई ऐसे बड़े स्कूल अभी भी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी मनमानी के आगे किसी की बात को भी मानने के लिए मनोज तैयार नहीं है। ठीक है सुरेश, आपकी बात आ गई। किसी भी बड़े स्कूल को उठा कर देख लें। ठीक है सुरेश, आपकी बात आ गई। कौशलेंद्र हमारे साथ, कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, आपके पास आएंगे। कौशलेंद्र, राजधानी की स्कूलों की बात करें या प्रदेश के किसी भी शहर, किसी भी जिले की स्कूलों की बात करें, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो स्कूलों की मनमानी देखने को मिल रही है, चाहे फीस को लेकर हो, चाहे किताबों को लेकर हो। एक निर्धारित दुकानों से किताबें लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ड्रेस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, शिक्षक और जो विद्यालय हैं उनकी तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है। अभिभावक मजबूर है, उसकी कमर टूट रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कौशलेंद्र, देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि निजी स्कूलों की जो मनमानी है उसका जो मुख्य कारण है, सबसे पहले तो ध्यान देने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं कि वर्तमान सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारें भी इस पे कभी ध्यान नहीं दी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए सरकारी स्कूलों का जो गिरते हुए शिक्षा स्तर को देखिए, उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल जब आए हैं, इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दिया। और उसका सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं कि कई सफेदपोश ब्यूरोक्रेट से लोग हैं जो अपना स्कूल चलाते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी जिले में आप चले जाइए, अगर कोई ब्यूरोक्रेट या नेता न मिले, उस स्कूल के पीछे का उसका मालिक न मिले, तब आप कहिए इन चीजों पे, क्योंकि इतना बड़ा एक नेक्सस है, एक काकस की तरह, जैसे माफिया नहीं होते थे, एक नेक्सस चलाते थे, वैसे ही स्कूल का एक नेक्सस चल रहा है। इस पे निजी स्कूलों पे, और जो अधिकारी इस पे लगाम लगाने की कोशिश की, आपको बताए या तो उसका ट्रांसफर हुआ है या तो उस पर कार्रवाई हो गई है। ऐसा भी देखने को मिला है पूर्ववर्ती सरकारों में और वर्तमान सरकार की भी मैं बात कर रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर वो इच्छा शक्ति थी, अगर उन तक अभिभावक की बात अगर वहां तक पहुंचती तो हो सकता था एक्शन होता, लेकिन जब बात वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सफेद पोश है, जो मिलके स्कूल चला रहे हैं। एक स्कूल की मान्यता लेके उसके बाद क्या करते हैं, उसकी कई ब्रांचें डाल देते हैं, मानकों को पूरा नहीं किया जाता। जो गाइडलाइन है,
आप स्कूल का आप स्थिति देख लीजिए, जिस गली में आप निकल जाइए वहां जरूर एक नर्सरी स्कूल होगा, चाहे वो मानक पूरा नहीं कर रहा होगा। रेजिडेंशियल जैसी जगह पे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, ना वहां खेलने का ग्राउंड है ना कुछ है, लेकिन वहां स्कूल चल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग भी उस पर एक्शन लेने में एकदम एक जैसे निरीह वहां पे हो जाता है। उनको पता है कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो ऊपर से कार्रवाई मेरे ही ऊपर होगी, यहाँ पे नहीं होगा। चाहे वो फीस की बात हो, चाहे वो किताब कॉपी की बात हो, ड्रेस की बात हो, हर जगह का उनका एक दुकान फिक्स है। वो दुकानदार भी अगर देखेंगे वो स्कूल मालिक का कोई खास होगा, रिश्तेदार होगा या उनके परिवार का सदस्य होगा। ऐसे नेक्सस चल रहा है। इसलिए इस पे अभिभावक, मैं जिले की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी एक जिले से आवाज उठे। मैं आपको बताऊं, पिछले साल नोएडा में ऐसी आवाज उठी थी, वहां के जिला अधिकारी एक्शन लेने के लिए राजी हुए, और लेकिन जब एक्शन लेना उन्होंने शुरू हुआ एक दो स्कूल के बाद, उसके बाद वो भी ठंडे पड़ गए। इसलिए पूरे एक जिले की बात नहीं, ये पूरे प्रदेश स्तर पर जब तक इस अभियान को नहीं चलाएंगे, आप देखिए पब्लिकेशन वाले हैं, वो क्लियर है कि जो एक साल जो किताब पढ़ लिया जो बच्चा, अगर उसका छोटा भाई भी है तो वो नई किताब लेगा, क्योंकि उसमें देखेगा कि कई सिलेबस बदल जाते हैं। हर साल इनका यही है कि सिलेबस बदल जाना है, फीस बदल जानी। स्कूलों में सोचिए कि स्कूलों में सिक्योरिटी मनी, कासन मनी जमा होती है। हर साल आप एक बार एडमिशन करवा लिए, उसके बाद अगले साल आपको फिर कासन मनी जो सिक्योरिटी होती है कि स्कूल आपका बच्चा स्कूल में आता है, कोई नुकसान करेगा उसकी भरपाई के लिए वो पैसा कभी किसी अभिभावक को मिला है? नहीं मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा नेक्सस है, ये शिक्षा के बहुत बड़ा माफिया का गिरोह है। इस पे अगर कार्रवाई होती है तो अभिभावकों को बहुत ही समझ लीजिए लाभ होता, बच्चों की पढ़ाई, और जो अभिभावकों की कमर टूट जा रही उनकी फीस, ड्रेस और किताब को लेके कम से कम उस पे उनको राहत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कौशलेंद्र आपने कही है। आप कौशलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। सुरेश सविता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से और अभिभावक संघ से भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानी सिस्टम पर भारी, और सीधे चर्चा पे आते हैं। सीमा त्यागी जी अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा त्यागी जी, आपके पास आते हैं। सीमा त्यागी जी, के न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आज फिर इस ज्वलंत और गंभीर विषय को लेकर आया है, और चूंकि अभिभावकों के लाखों करोड़ लोगों के से जुड़ा ये मामला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विषय को उठाना चाहिए और हर उस मंच से ऐसी आवाज उठनी चाहिए ताकि जो शिक्षकों, जो मनमानी विद्यालयों के द्वारा की जा रही है, अभिभावकों की कमर तोड़ी जा रही है, उस पर लगाम लगाई जा सके। सीमा त्यागी जी, जिस प्रकार से अभी हमारे संवाददाता कौशलेंद्र बता रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स, नेता, इन्हीं लोगों के ये जो विद्यालय हैं, तो ये जो शिक्षा माफियाओं की हम नेक्सस की अगर बात करते हैं तो ये नेक्सस कैसे टूटेगा? क्योंकि मनमानी लगातार जारी है। जो कार्रवाई जिनसे हम उम्मीद करते हैं उन्हीं लोगों के जब स्कूल हैं तो कार्रवाइयां कैसे होंगी? हालांकि आज कानपुर में देखने को मिला है, के न्यूज ने जब खबर चलाई उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आधा दर्जन स्कूलों को डीएम ने नोटिस दिया है और सांसद को बुक सेलरों ने और अभिभावकों ने ज्ञापन दिया है। सांसद जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे। इस तरीके की कार्यक्रम शुरू जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक ये कहा नहीं जा सकता है कि अभिभावकों को इससे कुछ राहत मिलेगी। मनोज जी, आपके दोनों संवाददाताओं ने बहुत अच्छे से सारी बातें रखी और उन दोनों को वास्तव में सैल्यूट, सभी अभिभावकों की तरफ से धन्यवाद जी, कि इतनी सारी चीजों को साफ गोई के साथ उन्होंने बिल्कुल ऑन कैमरा सबके लिए रखा। और एक बात समझ नहीं आती कि सांसद जी को ज्ञापन दिया गया, बहुत अच्छी बात, सांसद जी ने ज्ञापन ले लिया। मनोज भाई, हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। अगर सांसद जी चाहते तो उन सारे बुक सेलरों को, अभिभावकों को वहीं बैठा के हॉटलाइन पे मुख्यमंत्री जी से बात कर लेते, मंत्री जी से बात कर लेते। नहीं, हम पहुंचाएंगे, हम करेंगे, हम बात सुनेंगे। भाई, इसका क्या लॉजिक है समझ नहीं आता कि डीएम ने नोटिस जारी किए। परेशानी यही है, सबब यही है, कष्ट यही है कि सिर्फ नोटिस जारी होते रहेंगे, फाइलें इधर से उधर जाती रहेंगी। 2-4 दिन बाद आप जैसे क्रांतिकारी लोग भी थक जाएंगे और इस पर कुछ नहीं होगा। जबकि इन निजी स्कूलों की मार से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का अभिभावक नहीं,
कर्नाटक तक का अभिभावक भी परेशान है। लेकिन कोई भी सरकार हो चाहे इन पर नकेल नहीं कसना चाहती। कौशलेंद्र जी ने आपको बिल्कुल सही बता दिया कि सफेद पोश ब्यूरोक्रेट्स, और हो सकता है जिन सांसद महोदय को दिया हो ज्ञापन आज, उनका भी कहीं ना कहीं किसी स्कूल में हिस्सा हो। आप देखिए कि बुक सेलर तक भी परेशान है। क्यों परेशान है वो बेचारे बुक विक्रेता? क्योंकि उनसे किताब कोई खरीद ही नहीं रहा। स्कूलों ने अपनी सेटिंग कर दी, एक नेक्सस बना दिया कि स्कूल परिवार के नेताजी के एक व्यक्ति रिश्तेदार ने स्कूल खोला, दूसरे रिश्तेदार ने किताबों की दुकान खोल ली, तीसरे रिश्तेदार ने ड्रेस की दुकान खोल ली, चौथे रिश्तेदार ने कहीं और कुछ प्रिंटिंग का काम कर लिया। तो सब गोल गोल वहीं घूम रहा है और अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए मनोज भाई, अगर समस्या को सुलझाना है, और मैं ये सोचती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से शायद ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि मुख्यमंत्री जी तक कोई चीज पहुंचाने के लिए मुझे या आपको क्यों चिल्लाना पड़ता है। क्या उनके संज्ञान में ये सारी चीजें नहीं है? जिस प्रकार उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस के हाथ खुले छोड़ रखे हैं, ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं तलब करते, क्यों नहीं कहते उन्हें कि इस सारी लूट को बंद कराओ? क्यों नहीं अपनी विधानसभा में खड़े करके सांसदों से पूछते कि लिख के दो आप किसी प्राइवेट स्कूल के साथ आप या आपका रिश्तेदार नहीं जुड़ा है? क्यों नहीं इस चीज को कहते? आपको और मुझे चिल्लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम क्या 16वीं शताब्दी में जी रहे हैं? हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। ये बात अलग है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी के परिवार में शायद बच्चे नहीं है तो उनको नहीं पता कि कितनी फीस जा रही है, लेकिन वो हमारी आपकी तो सुन रहे हैं कि स्कूल किस तरीके से अभिभावकों को लूट रहे हैं। क्या उन तक ये आवाज नहीं पहुंच रही? लेकिन पहुंचने के बावजूद भी वो चुप है, क्योंकि जो उनकी पूरी सेना है उस सेना के अधिकतर सिपाही इस लूट में शामिल है, उस लूट का हिस्सा है। तो और अधिकारियों को आदेश देने की बजाय सबसे पहले अगर वो करें कि अपनी विधानसभा में बैठे सारे मंत्रियों, संतरियों, सारे सांसदों को ये कहें कि भाई मुझे लिख के दो एक अपना कागज, हलफनामा, सेल्फ डिक्लेरेशन कि आप में से आपका कोई ब्लड रिलेशन या कोई और किसी प्राइवेट स्कूल, किसी निजी स्कूल के साथ, किसी निजी अस्पताल के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है। जब इन चीजों को कर लेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या मुख्यमंत्री जी ये नहीं कह सकते कि जितने भी सरकारी व्यक्ति पूरे प्रदेश में है उनके सबके बच्चे बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल में पढ़ेंगे, माध्यमिक स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे? जब ये बीएसए या डीआईएस मान्यता देते हैं प्राइवेट स्कूल को, मनोज भाई थोड़ा सा समय देना, आपको बताती हूँ कि मेरे पास इतनी शिकायतें आती हैं कि अगर बच्चे की टीसी अभिभावक को कटवानी है तो स्कूल ये कह रहा है कि 3 महीने की एडवांस फीस दो। गाजियाबाद में नगर निगम ने 2016 में एक स्कूल बनाया, उस स्कूल में प्रिंसिपल सहित 14 अध्यापक नगर निगम की सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। और मजे की बात, आश्चर्य, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात मुख्यमंत्री जी तक, मंत्री जी तक, नगर निगम के नगर आयुक्त तक पहुंचाना चाहती हूँ कि 2016 से अब तक उस स्कूल को मान्यता नहीं दी गई और 250 बच्चियां उस स्कूल में पढ़ रही हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। और उस स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षिकाएं लखनऊ तक चक्कर काट के आ चुकी हैं कि स्कूल को मान्यता दे दो। आप सोचिए कि अगर सरकार की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है कि अपने ही निगम द्वारा खोले गए स्कूलों को ये मान्यता नहीं दिला पा रहे, तो बताइए इससे ज्यादा शाम की बात मेरे लिए, मेरे मुख्यमंत्री के लिए, मेरे प्रधानमंत्री के लिए क्या है कि शिक्षा के मुद्दे पर क्या 2 घंटे बैठकर बहस नहीं कर सकते? शिक्षा के मुद्दे पर मीटिंग नहीं बुला सकते? आपके मेरे जैसे कौशलेंद्र जैसे संवाददाता को बुला के नहीं पूछ सकते कि बताओ क्या समस्या है? जी। कि नगर निगम का स्कूल होने के बावजूद, नगर निगम की बिल्डिंग खुलने के बावजूद, 250 बच्चियां वहां पढ़ने के बावजूद उनको मना कर दिया गया कि एडमिशन नहीं होंगे, मान्यता नहीं मिल रही है उन्हें। और नगर आयोग से जब मिले तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में है, पिछले 9 साल से आपके संज्ञान में, आप अपने स्कूल को मान्यता नहीं दिला पा रहे। और मनोज भाई, अगर आपका मन करे, आपका किसी रिश्तेदार का मन करे कि 2 कोठरी डालकर और एक प्राइवेट स्कूल वहां खोले, तो आप 20,000 रुपए, 30,000 रुपए बीएसए की जेब में भरिए जाके और आपको मान्यता तुरंत मिल जाएगी। बिल्कुल। तो ये स्कूलों को चलाने के लिए, इनसे पैसा लेने के लिए कमीशन का धंधा जबरदस्त चल रहा है। और ऐसा लगता है कि सरकारें भी कमीशन से ही चल रही हैं कि आप अपने सरकारी स्कूलों की तरफ देख नहीं रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों में ये अप्रैल का महीना जब आता है तो 15-20 दिन हम आप चिल्ला कर रह जाते हैं और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, कोई ठोस नियम नहीं बनता।
कम से कम 2-3 बातें मनोज भाई आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगी। कोशिश करूंगी कि कम से कम के न्यूज की ये बातें वहां तक पहुंचे कि स्कूलों को तुरंत आदेश दिया जाए कि टीसी काटने के लिए कोई पैसा नहीं मांगेगा। अगर बच्चा स्कूल नहीं गया पूरे महीने तो उससे ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लिया जाएगा और फीस उतनी ही बढ़ाई जाएगी जितने डीएफआरसी ने कहा है। बिल्कुल। क्या इतनी सब चीजें कहने में कोई परेशानी है? क्यों? लेकिन निजी प्रकाशकों की दुकानें भी तो इनकी अपनी है, उन्हें भी चलाना इन्हें। जब एनसीईआरटी ने आदेश दिया है कि पूरे सभी जगह एनसीईआरटी की ही किताबें लगे तो क्यों नहीं बंद किए जाते, क्यों नहीं सील की जाती? आप मदरसे बंद कर रहे हैं, आप मस्जिदों पर खुदाई करवा रहे हैं, आप इन निजी स्कूलों की दुकानों को बंद कब करेंगे? इस बात की श्योरिटी जनता चाह रही है और अभिभावक संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहती हूं कि पूरे प्रदेश के अभिभावकों को इससे राहत मिले कि कम से कम जेब पर डाका ना डले। और कौशलेंद्र जो कह रहे थे कि बच्चे कहेंगे हमें पढ़ा दो और हमारे पास पैसे नहीं होंगे। निश्चित रूप से सीमा जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी आगे भी हम आपके पास आएंगे। रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। रजत मिश्रा जी आपके पास आते हैं। रजत मिश्रा जी, सीमा त्यागी जी ने बड़े ही साफ गोई से, बड़ी ही निर्भीकता से तमाम जो चीजें थी उसका कच्चा चिट्ठा था वो सामने रख दिया है। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता जो जुड़े थे उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो ये माफिया है, जो माफियाओं का नेक्सस है, वो सफेदपोश लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हीं के स्कूल चल रहे हैं, उन्हीं के तमाम ये व्यवस्था है। तो कार्रवाई की उम्मीद हम किससे करें? जो अभिभावक है वो भटक रहे हैं। आज कानपुर डीएम ने कुछ स्कूलों को नोटिस जारी किया है। पहले भी ये नोटिसें जारी हुई हैं, लेकिन कार्रवाइयां क्या हुई हैं ये धरातल पर नहीं आई हैं। कुछ सांसद महोदय के पास कुछ अभिभावक गए हैं, कुछ बुक सेलर गए हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है कि उनकी दुकान पर कोई जा नहीं रहा है। जो निर्धारित दुकान है उन्हीं दुकानों पर पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। तो एक तरफ व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, अभिभावकों की कमर तोड़ी जा रही है। मलाई कौन खा रहा है? मलाई विद्यालय खा रहे हैं। कुछ जो वो गिनी चुनी दुकानें हैं वो दुकानदार खा रहे हैं और अभिभावक जो है वो लूटे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी आज की चर्चा में फिर से शामिल करने के लिए जी। कल हम लोगों ने शिक्षा, इस पे आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम जो मुहिम छेड़ रखा है, इसके लिए भी आपको पुनः बधाई। शुक्रिया। देखिए मानस जी, ये जो भी नेक्सस है, आपके संवाददाता ने बताया कि नेक्सस, और वाकई ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो ये चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और दिल्ली हो या कहीं भी किसी भी राज्य में हम बात करें, सभी जगह ये है। ये शिक्षा माफियाओं ने जो है शिक्षा को अपने कब्जे में कर रखा है। यही शिक्षा का हाल है और वही चिकित्सा का हाल। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो शिक्षा चिकित्सा दो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम आदमी को मुहैया करानी चाहिए सरकार को, और वो सरकार, कोई भी सरकार हो, वो सरकारें इसमें फेल हो जाती है। कि अगर बेसिक जो जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं हैं शिक्षा और चिकित्सा की, अगर आम आदमी को मिल जाए तो उसको घर का राशन नहीं चाहिए किसी सरकार से, बस उसको अपने बच्चों के लिए शिक्षा मिल जाए और चिकित्सा मिल जाए तो सरकार, आम जनमानस जो है वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की, हमारे प्रदेश की विडंबना यही है कि उन दोनों से ही वंचित हैं हम लोग। तो और जो रही बात, कल भी बात हुई कि जो सरकारी स्कूल, हम लोग सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं और आज सरकारी स्कूल के हालात इतने खराब कर दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। 72,000 स्कूल जो है सरकारी स्कूल बंद हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें से अकेले 27,000 स्कूल जो है उत्तर प्रदेश में बंद हुए। तो ये किसके इशारे पे बंद हो रहे हैं? और उनका निजीकरण जो है, जो प्राइवेट स्कूल है उनको लाइसेंस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल कम होते जा रहे हैं। तो इसमें सरकार कहीं ना कहीं जो है शामिल है और ये पैसा उगाही सरकार तक जा रहा है, और इसीलिए सरकार में स्विच हुए। ये पहला साल नहीं है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 8 साल हो रहे हैं। तो 8 साल तक क्या मुख्यमंत्री जी की तक ये खबर पहुंची नहीं होगी कि नहीं शिक्षा की साल में जा रही है? बेचारे बुक सेलर्स जो है वो परेशान है। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से अस्पताल में आज जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपना ही जो है मेडिकल स्टोर खोल रखा है, वही पर्चा लिखते हैं, वही उनकी दवाई मिलती है। वो दवाई बाहर आपके बगल के मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी, आपके दूसरे मेडिकल स्टोर में नहीं चलेगी। तो एक तरफ वो रिसर्च चल रहा है, दूसरी तरफ ये शिक्षा का चल रहा है कि हर साल ये किताबें बदल देते हैं। भाई की किताब नहीं पढ़ सकता है। अगर एक घर में 2 भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई, तो पहले हम लोग होता था कि हम लोग 2-3 भाई अगर हैं या बहनें हैं या चाचा बच्चा के बच्चे हैं, वही किताबें आपस में ट्रांसफर होती जाती थी और हम लोग पढ़ लेते थे। लेकिन अब तो एक घर में भाई की किताबें नहीं पढ़ सकता अगले साल। उसका रीजन यही है कि ये हर साल जो है वो सिलेबस नहीं चेंज करते हैं, हर साल पब्लिशर चेंज कर देते हैं। हर बार जो है पब्लिशर चेंज कर देते हैं। बहुत से स्कूल वाले तो अपनी ही किताबें छपवाते हैं और अपने ही किसी रिश्तेदार के यहाँ पे रखवा करके बिकवाते हैं। ड्रेस हर साल बस जरा सा फर्क करके यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं। यूनिफॉर्म वाले आसपास हैं, आप वहीं जाइए, यूनिफॉर्म बनवाइए, उसी किताब वाले के पास जाइए, किताबें लीजिए। ऐसा नहीं है कि किताबें पहले बाहर नहीं मिलती थी,
किताबें पहले भी बाहर मिलती थी, कॉपियां भी बाहर मिलती थी, वो लेकिन आम होती थी, आप किसी भी बुक सेलर से जाकर के ले लीजिए जाकर के। किसी स्कूल की सेटिंग नहीं होती थी वहां पे। बहुत ज्यादा सेटिंग हो गई कि स्कूल वाले ने अपना उस पर नाम डलवा दिया, तो वो आपको जो है कवर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको डायरेक्ट मिल गई। इस टाइप से कुछ ना कुछ होता था। लेकिन आज के दौर में जो जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है सरकार, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लिप्त है। और यकीन मानिए ये जो शिक्षा माफिया हैं, ये एक मोटी रकम वहां तक पहुंचाते हैं। और इसी वजह से मैं आपको फिर से कहूंगा, कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे बैठे हुए थे प्रवक्ता जी, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंच गई और जल्दी कार्रवाई होगी। ना कार्रवाई कभी हुई है, ना अब भी होगी, और ना आगे भविष्य में होगी। ये निश्चित आप सुनिश्चित आप समझ लीजिए। डीएम साहब ने नोटिस जारी करी, आप देखिए वो कानपुर के चुन्नू मुन्नू स्कूल है, मैं कहूंगा मतलब बहुत ही मतलब नीचे लेवल वाले स्कूल है। अरे आप जो बड़े स्कूल हैं उनके नाम सबको पता है कौन बड़े बड़े शिक्षा माफिया है। आपके अंदर हिम्मत है तो आप उनको नोटिस जारी करिए ना, वो तो गेट के अंदर नहीं घुसने देते हैं प्रशासन को। तो ये हालात है। तो आप इस तरह एक तरफ आप कहेंगे कि जो है, और सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब चुनाव के टाइम पे सब चंदा लेते हैं। अब किसी की भी देखिए, इसमें मैं बिना किसी भेदभाव के कहूंगा कि जो भी पॉलिटिक्स है, जिससे जो है जो भी नेतागण है, वो सबको लोग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक्शन ले। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मीडिया के लोग शोर मचाते हैं। क्या सीमा जी ने सच कहा है कि क्या मीडिया की ही जिम्मेदारी है? क्या अभिभावकों का जो आक्रोश है, सड़कों पर अभिभावक उतर रहे हैं, वो डिजिटल युग है, वो किसी को दिखाई नहीं देता? क्या शिक्षा मंत्री को नहीं दिखाई देता है? क्या मंत्रियों को नहीं दिखाई देता? क्या मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देता? तमाम ये बातें हैं। हमारे साथ आलोक दुबे जी जुड़े हुए हैं, महामंत्री हैं व्यापार मंडल के। हमारे यूजन सभा के हमारे पदाधिकारी हैं, वो 1-2 दिन में ज्ञापन देने वाले हैं डीएम को। आज ही बात हुई है, हमारे पदाधिकारी लोग भी ज्ञापन देंगे डीएम को। आपकी ये जो कल डिबेट हुई थी, ये हमने चर्चा करी है, उससे प्रेरित होकर के कल हमारी यूजन सभा के हमारे जो पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से करना चाहिए, डीएम को ज्ञापन देंगे। बिल्कुल रजत मिश्रा जी, करना चाहिए, क्योंकि हम और आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार चलाया बिल्कुल जनता की आवाज और खासकर ऐसे अभिभावकों की आवाज जरूर हम लोगों को बनना चाहिए। महामंत्री व्यापार मंडल आलोक दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। आलोक जी, जिस तरीके से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है, अभिभावकों की कमर तोड़ी जा रही है विद्यालयों की तरफ से, शिक्षा माफियाओं की तरफ से, और उसमें जो है पुस्तक जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। जो निर्धारित दुकानों से विद्यालय की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि निर्धारित दुकानों से ही किताबें खरीदी जाएं, इससे जो आम दुकानदार है वो प्रभावित हो रहा है, उसकी जो रोजी रोटी पर संकट खड़े हो रहे हैं। और मलाई जो है विद्यालय खा रहे हैं, कुछ खास गिने चुने दुकानदार खा रहे हैं, जबकि अन्य जो व्यापारी हैं उनकी दुकान पर कोई पहुंच नहीं रहा है। एक तरफ अभिभावकों की कमर टूट रही है और जो अन्य व्यापारी हैं उनको कुछ मिल भी नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह का हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि सर, जिन दुकानदारों को करना पड़ रहा है, केवल उनको 2 से 5% मिलता है। अब बिल्कुल 20 से दुकानदार इसलिए हट गए हैं कि अब स्कूल वाला डायरेक्ट पब्लिशर से साठगांठ करके दे देता है, पूरा किताबें ले लेता है, और बचने के लिए वो किसी दुकानदार को बुलाता है, क्योंकि पुस्तक व्यापार बिल्कुल बंदी की कगार पे है, तो वो बुलाता है और कहता है कि सर आप मेरे स्कूल की किताब बेच लीजिए। वो पुस्तक व्यापारी जो बेचारा परेशान है, वो किसी भी कीमत पर 5%, 2% पे लेके बेचता है, और उसके हिस्से में सिर्फ कस्टमर की गाली आती है। बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको जी। और उसका पूरा मुनाफा स्कूल वाला खाता है। आज पुस्तक व्यापार मंडल बिल्कुल बंदी की कगार पर है। मैं लगभग इसमें इसी टॉपिक के ऊपर लगभग 20 साल से पूरा संघर्ष कर रहा हूँ जी। लेकिन अब आप ऐसे देख लीजिए कि आज एक वहां की बिटिया थी, प्रतापगढ़ की 9 वर्ष की बेटी है, रिया प्रजापति, जिसने स्कूल से बिल्कुल परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। स्कूल ने उसके ऊपर फीस का पैसा डाला, स्कूल ने उसको अलग अलग तरीके से पैसे डाले, किताब लेने का प्रेशर डाला। उसके पिताजी के पास पैसे नहीं थे, गरीब बेटी थी, उस बेटी ने आत्महत्या करी। अब ये सर किसके ऊपर? स्कूल वाले बिल्कुल लूट, भयंकर तरीके से लूट कर रहे हैं। अगर इसको नहीं रोका गया तो सर आने वाला समय बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है जी। ठीक है आलोक दुबे जी, आज जो है कानपुर में व्यापार मंडल से जुड़े तमाम लोगों ने सांसद जी को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि
ऐसी जो व्यवस्था है उस पर रोक लगाई जाए, जो ये नेक्सस है उसको तोड़ा जाए। और सांसद जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री तक हम बात पहुंचाएंगे। क्या लगता है आपको? इस तरीके के ज्ञापन पहले भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन होता क्या है? जी से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये सांसद जी हमारे ऐसे हैं जो बाकी लोगों की तुलना में कुछ अलग हट के काम करना है। उसी उम्मीद के साथ आज हम लोग इनके पास गए थे। इन्होंने हम लोगों से पूरा वादा किया है कि हम आपको ऐसा करके देंगे। सर, ये संघर्ष हम लोगों का कांग्रेस सरकार में भी रहा, ये संघर्ष हम लोगों का सपा सरकार में भी रहा, ये संघर्ष पहले की पूर्व की भाजपा सरकारों में भी रहा है। लेकिन आज सांसद जी ने जिस तरह से हम लोगों को कहा, और उन्होंने आपके न्यूज चैनल पे भी कहा है कि मैं इसको बंद करा के ही दम लूंगा, तो आज हम लोगों को एक उम्मीद है। हमारे कानपुर के इस समय करंट टाइम में डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने इसमें कम से कम छापे तो डलवाए। आज तक इतने संघर्ष के बाद सर, आज तक किसी ने भी छापा डलवाने की कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने विचारों ने कम से कम छापे डलवाए, इन्होंने जो प्रयास कर सकते थे। आज ये धंधा पूर्ण रूप से बिल्कुल बदल चुका है। आज कितने स्कूल वाले ऐसे हैं जो अपनी किताबें छपवाने लगे हैं, वो किताबें लेते ही नहीं है। पर उन्होंने दो पन्ने अलग अलग पब्लिकेशन की किताबों से लिए और अपनी खुद की किताब छपवा ली। आपने उनसे कहा ये किताब मिल नहीं रही है, उन्होंने कहा जाइए बाहर से ले लीजिए। आप बाहर से लेने जाएंगे क्योंकि उन्हीं की छपी हुई किताब है, कैसे ले लेंगे? उसको ले ही नहीं सकते हैं आप किसी भी हालत में। लेकिन आलोक दुबे जी, जिस तरीके से अभिभावकों के जेब पर डाका डाला जाता है, आप देखिए 20 पेज की जो बुक है वो 350 रुपए की आ रही है, 500 रुपए की आ रही है। तो ये जो रेट है, ये रेटिंग इतनी बढ़ा चढ़ा के क्यों रखी जाती है? इसका सीधा लाभ किसको मिल रहा है? सर, इसका सीधा लाभ स्कूल वालों को मिलता है। इसका पूरा सीधा लाभ स्कूल वालों को मिलता है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। संजीव निगम जी, आपके पास आते हैं। संजीव निगम जी, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ही क्यों, देश के तमाम राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत होते ही अभिभावकों की जो पीड़ा है वो सामने आने लगी है। जो उनके अब बच्चों का एडमिशन होना है, एडमिशन के नाम पर, किताबों के नाम पर शोषण का ये दौर शुरू हो गया है, और ये शोषण का दौर हर साल होता है। इस पर कोई ठोस जो है कार्रवाई नहीं होती है, कोई ठोस अमल नहीं होता है। कुछ कानून, कुछ अध्यादेश, अभी उत्तर प्रदेश में 2018 में अध्यादेश लाया गया, लेकिन कोई एक विद्यालय आप बता दीजिए जो उस अध्यादेश का पालन करता हो। मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी जा रही है, किताबों के रेट अपने मर्जी से उस पर रेटिंग की जा रही है। 10 पेज, 20 पेज, 30 पेज की किताब में 500-500 रुपए की आ रही। कल सीमा त्यागी जी दिखा रही थी, जो 3 और 4 क्लास की किताबें हैं बच्चों की, वो 500-500, 600 रुपए की आ रही हैं। तो कैसे आम आदमी का बच्चा पढ़ेगा? संजीव निगम जी। मनोज मानस जी, सर्वप्रथम तो मैं सराहना करूंगा आपके के न्यूज की कि आप लोगों ने इस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू किया जी। कि देश में इतने सारे चैनल हैं, ये लगभग सारे चैनलों में रोज इसमें डिबेट होनी चाहिए, अलग अलग प्रतिनिधियों को बुला करके जो इसे जो लेकिन ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। पिछले कई हफ्ते भर से स्कूल खुले हुए हफ्ते भर हो चुके हैं और आपने इस पे जो है बहस छेड़ी है। आपके दोनों संवाददाताओं ने, विशेषकर मैं लखनऊ वाले संवाददाता की तारीफ करना चाहूंगा कि उसने बहुत निर्भीकता से सारी बातें रख दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी निर्भीकता से भी रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने सारी बातें सब बता दी। कहने की सीमा त्यागी जी ने भी बात बताई, तो लगभग सारी चीजें कवर हो गई है। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, सरकार नहीं चाह रही। आज के अखबार की बड़ी प्रमुखता से खबर छपी थी साहब सुप्रीम कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त, वो किसी और मामले में थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब जो और उसी के बगल में एक खबर छपी थी साहब, लगातार 8 वर्षों से सरकार है तो हमने अपराधियों पर शिकंजा कस लिया, योगी जी कह रहे हैं। अरे ये अपराधी जो शिक्षा माफिया है, ये खुलेआम और दिन दहाड़े आपकी डकैती डाल रहे हैं। ये क्या है? ये है क्या? अगर सरकार, भाई सरकारें किस लिए आम आदमी चुनता है? सरकार सबकी होती है। सरकार जिसको कहते हैं लोग माई बाप है। आपके में ज्यादा दूर मत जाइए, 10 साल सरकार हमारी पार्टी की दिल्ली में चली है, खासतौर से शिक्षा और चिकित्सा, इन 2 वारों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, वो अलग बात है, उस पर चर्चा नहीं। लेकिन हमने प्राइवेट स्कूलों वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी। अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार जो है रही, इतने दिनों में नकेल कस के रखा और एक नजीर बना करके रखी कि जहां जिस किसी ने भी फीस बढ़ाने की कोशिश की नाजायज, फौरन उससे फीस हमने वापस भी दिलवाई उन अभिभावकों को, और उनके साथ जो है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की। तो अगर ये सरकार चाहे तो सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही मतलब
ऐसा विषय है कि सरकार चाहती नहीं है, सरकार करना नहीं चाहती है, सरकार जानबूझ करके हीला हवाली अपना रही है। तो ये मानस जी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इससे सरकारें आप क्या आप दे रहे हो लोगों को, क्या आप बता रहे हो? अगर सरकार चाहे, एक बारी समझ ले, एक बारी कुछ कर ले, तो लोगों के लिए हमारे कुछ कर सकती हो। प्राइवेट स्कूल, आपने सरकारी स्कूल बनाए नहीं अच्छे, क्यों नहीं बनाए? दिल्ली में देखिए, हम लोग जो भी आप कर सकते हैं सरकार बना सकती है। आपको मजबूर होकर के सरकारी स्कूल के बड़े बड़े अफसर हैं जो भी उनके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? सरकारी स्कूल। क्योंकि अगर वो भी अनिवार्यता कर दे कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, तो स्कूलों का ये स्तर है कुछ उसमें काफी हद तक सुधार हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई जनहित के लिए कुछ नहीं। और ज्यादातर टीवी चैनलों पर बहस भी कम हो गई, मैंने ये देखा। अभी कल ही गैस के दाम 50 रुपए बढ़ गए। अरे होना चाहिए, टीवी चैनलों पर बहस होनी चाहिए साहब। इन चीजों पर लोग करते नहीं, कतराते हैं। तो ये चीजें जो है, अगर ये ऐसे बनी रहेंगी तो ये वाकई हमारे बच्चों के लिए, हमारे निश्चित रूप से संजीव निगम जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यूज ऐसे विषयों पर जो बाकी न्यूज चैनल, बाकी जो प्रिंट मीडिया के लोग जिन खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिन खबरों से जन सरोकार होता है, हम ऐसी खबरों को जरूर प्लेटफॉर्म देते हैं और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सीमा त्यागी जी, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। सीमा त्यागी जी, आज हमने अरुण पाठक जी MLC हैं, उनसे समय लिया था, हमने उनसे समय मांगा था, उन्होंने समय भी दिया था और उम्मीद हम कर रहे थे कि वो आएंगे और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी। लेकिन अब कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अरुण पाठक जी अभी तक हमारी चर्चा में नहीं आ पाए हैं। कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद यही थी कि वो आएंगे हमारे साथ और जो अभिभावकों की पीड़ा है, उनका दर्द है, वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। खैर, फिलहाल सीमा जी हम आपके पास आते हैं। सीमा जी, जो नकेल कसने वाली बात हम कह रहे हैं, तो लगातार पिछली सरकारों की अगर हम बात कर लें, वहां भी कोई ठोस कोई नियम, कानून या कायदा नहीं बनाया गया, क्योंकि ये हर साल की समस्या है। सरकार बदल जाती है, व्यवस्था बदल जाती है, लेकिन अगर नहीं कुछ बदलता है तो वो इस तरीके की समस्याएं हर वर्ष अभिभावक एक वर्ष जैसे तैसे कोई जमीन बेचता है, कोई अनाज बेचता है, कोई गहने बेचता है, किसी तरीके से अपने बच्चों का एडमिशन कराता है। अगले वर्ष फिर उसका बच्चा जब पहुंचता है तो फिर वही समस्या आती है कि अब नया सत्र शुरू हो रहा है, अब बच्चे का कैसे एडमिशन कराएंगे। पूरी साल वो पैसे इकट्ठा करता है और हर साल यही समस्या, और नाजायज जो वसूली की जाती है स्कूलों की तरफ से, उसकी वजह से तो कराह उठता है अभिभावक। तो ये अगर इसमें व्यवस्था में अगर कुछ ना कुछ सुधार न किया गया सीमा जी, तो ना आम आदमी का बच्चा न तो स्कूल जा पाएगा, वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएगा। जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य की सरकारें बात करती हैं कि हम मुफ्त दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कहां मुफ्त में मिल रही हैं। सरकारी तंत्र का ये हाल है और प्राइवेट जो है वो मनमानी और लूट तंत्र वहां मची हुई है। तो कैसे आम आदमी का बच्चा पढ़ेगा? और इस लूट तंत्र पर अभी तक फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कहीं से कोई रोशनी नजर नहीं आ रही सीमा जी, जिससे ये उम्मीद लगाई जा सके कि कुछ आगे बेहतर होगा। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो वही सरकारों की हालत है कि सरकारें जब विपक्ष में होती हैं तो उनकी भाषा कुछ और होती है और जब सत्ता में आती हैं तो भाषा कुछ और होती है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ जब तक हमारी सरकारों का ध्यान नहीं जाएगा तब तक ये नहीं सुधर सकती। और हम आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं, हमारा देश तरक्की कर सकता है। ना तो हम फ्री के राशन से तरक्की करेंगे, ना हम मंदिरों की संख्या बढ़ने से तरक्की करेंगे, ना हम मस्जिदों के टूटने से तरक्की करेंगे। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं होगी कि हर एक भारतीय, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाने वाला हो, जब तक उनके सबके बच्चे एक स्कूल में बैठकर, मैं हमेशा इस बात को कहती हूं कि जब हम एक देश एक चुनाव की बात कर सकते हैं, हम एक देश एक टैक्स की बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम एक देश एक शिक्षा एक बोर्ड एक एग्जाम की बात करना चाहते?
क्यों हम जब शिक्षा की बात आती है तो कभी उसे राज्य का मसला बता देते हैं, कभी उसको केंद्र का मसला बता देते हैं। मनोज जी, 3 एजुकेशन पॉलिसी तो मुझे याद है 68 में भी आई थी, 86 में भी आई थी और 2020 में भी आई है। एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में किसी भी नेता ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी मेरे मुख्यमंत्री ने आज तक ये नहीं कहा कि एक देश, एक शिक्षा, एक बोर्ड, एक एग्जाम, एक रिजल्ट, हम इसको कर लें। और इसी का नतीजा है कि मेरे देश का पढ़ा लिखा बच्चा कभी तो यूक्रेन भागता है पढ़ने के लिए, कभी ऑस्ट्रेलिया भागता है, कभी रशिया जाता है, और फिर जब वहां कुछ चीजें बिगड़ती हैं तो फिर नौनिहाल, जब कभी तो ताबूत में लेटकर और कभी भागते दौड़ते जब देश में वापस आते हैं तो हम कहते हैं मेरा देश महान। हम ऐसे ही महान बनेंगे क्या? हम ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे क्या? हम आजकल अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या हम याद करते? तो शिक्षा हमें कितना ऊंचा स्थान देती है, ये बात शायद सरकारें नहीं समझ रही। और इसमें भी मनोज भाई कहीं ना कहीं मैं हम और आप और वोटर की ही गलती मानती हूँ। जिस दिन हम इन नेताओं को, सरकारों को ये समझा देंगे कि हम वोट जाति पे नहीं देंगे, हम धर्म पे वोट नहीं देंगे, हम पैसे के बल पर वोट नहीं देंगे, हम वोट तब देंगे जब तुम अच्छे स्कूल खोलोगे, तुम अच्छे हॉस्पिटल खोलोगे, तुम हमें सुविधाएं दोगे, मेरे बच्चे को पढ़ने का अधिकार दोगे। अगर मैं अपने देश में अपने बच्चे को अपनी मर्जी का सिलेबस नहीं पढ़ा सकती, मेरे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं है कि जितने बच्चे चाहें वो मेडिकल कर सकें, मेरे देश में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है कि जितने बच्चे चाहें इंजीनियर बन सकें, और हम तरक्की कर रहे हैं, हम प्राइवेट कॉलेजों की भरमार लगाए जा रहे हैं। मनोज जी, ये कैसी तरक्की है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिक जरूरतें हैं, मेरे घर में एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है, बच्चे को पढ़ाई चाहिए और बुजुर्ग को दवाई चाहिए, और मेरे चुने हुए प्रतिनिधि, मेरी अपनी चुनी हुई सरकार जो नगर निगम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बैठी है, वो इस काम को नहीं कर पा रही है। तो मनोज भाई, बुक सेलर भी परेशान रहेगा, अभिभावक भी परेशान रहेगा, और आप जैसे पत्रकार भी मार्मिक ये करके आप भी परेशान रहेंगे, और कौशलेंद्र जैसे संवाददाता भी परेशान रहेंगे। तो जब तक इसके रूट कोज पर नहीं जाया जाएगा, हम और आप मिलकर जब तक एक देश एक शिक्षा की मुहिम नहीं छेड़ेंगे, तब तक इन चीजों का कुछ होना नहीं है। और इस बात को तुरंत प्रधानमंत्री को अपने संज्ञान में लेकर, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है मनोज भाई, इतने साल हो गए मन की बात सुनते हुए, उस मन की बात में आज तक ये क्यों नहीं आया कि एक देश एक शिक्षा करेंगे। आप 370 हटा चुके, आप सब कुछ कर रहे हैं, राम मंदिर भी आपने हमको दे दिया। अरे भाई, शिक्षा के मंदिरों को इन माफियाओं से मुक्त कर दो, मेरे देश के हर एक बच्चे को उन्मुक्त होकर पढ़ने दो, उसको ज्ञान लेने दो, उसको विश्व में अपना नाम रोशन करने दो। इस तरफ अब ध्यान दे लो। अगर नहीं ध्यान दोगे तो जैसे दूसरे आए थे चले गए, ऐसे ही आप भी चले जाओगे और फिर विपक्ष में बैठ के दूसरों को कोसते रहोगे। बिल्कुल। दूसरी बात, एक मिनट और देना मनोज भाई, आपके सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ विपक्षी पार्टियों से कि आपके नेता बाकी सारी चीजों पर बहुत मुखर होते हैं, क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव जी निजी स्कूलों पर? क्यों नहीं जाके घेरते मुख्यमंत्री आवास को? क्यों नहीं घेरते विधानसभा को? क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं खड़े होते? हम अभिभावक खड़े हैं, हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ भी खड़े नहीं होते आके। क्यों? क्योंकि वोट बैंक नहीं है अभिभावकों का। अभिभावक अपनी रोजी रोटी कमाने वाले हैं, वो गले में पार्टियों का पट्टा डाल के भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपकी रैलियों में नहीं जाके बैठेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति एक छुट्टी लगाएगा तो उसके बच्चे का शाम का खाना मारा जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी अखिलेश यादव जी को ये कहना चाहती हूँ कि खड़े होइए कल, और विधानसभा में जाके खड़े होइए, योगी जी के आवास के सामने जाके खड़े होइए कि आदेश पारित कीजिए कि प्रदेश में कोई भी निजी विद्यालय अपनी मनमानी नहीं चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, जब तक आप अपना विपक्ष का रोल सही नहीं निभाएंगे, तब तक सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। ठीक है सीमा जी, ठीक है जी। लेकिन उन्हें भी तो बैकअप चाहिए ना आपका, उन्हें भी तो बैकअप चाहिए। वो किस बेस पे अपने आदेश पारित करें, किस बेस पे अपने आदेश की पालना कराएं? ठीक कह रही हैं आप सीमा जी। जवाब ले लेते हैं, रजत मिश्रा जी आपके पास आते हैं। रजत मिश्रा जी, वैसे तो जो मेरा सवाल था सीमा जी ने उस सवाल को शामिल कर लिया है, और सीमा जी ऐसे बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उनको सिर्फ सुना जाए। रजत जी, बहुत ही ज्वलंत
इस बीच हमारे साथ अरुण पाठक जी एमएलसी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण पाठक जी, चर्चा में आपका स्वागत है। हालांकि आप थोड़ा देर से जरूर आए, लेकिन अरुण पाठक जी, एक गंभीर विषय पर के न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। जो इस समय नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत होते ही अभिभावकों के साथ लूट खसोट की जा रही है। फीस के नाम पर मनमाने तरीके से विद्यालय फीस बढ़ाए दे रहे हैं और विद्यालय जो है किताब की दुकानें निर्धारित दुकानों पर मजबूर कर रहे हैं अभिभावक पुस्तक लेने जाए। इस तरीके की व्यवस्था करके जो अभिभावकों की कमर तोड़ी जा रही है, तो कैसे अभिभावकों के साथ जो ये लूट चल रही है सर, उस पर अंकुश कैसे लगेगा, रोक कैसे लगेगा, आम आदमी का बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ पाएगा? सर सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, मैं देर से जुड़ा जी, और फिर आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आपका न्यूज इतने ज्वलंत मुद्दे पर जिस प्रकार से मुहिम चलाई है उसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जी शुक्रिया। मैं चूंकि 12 सितंबर 2018 में एक 100 सत्र पोषित जो विद्यालय थे उनका एक शुल्क निर्धारण अध्यादेश आया था और उसमें ये अपेक्षा की गई थी कि एक पारदर्शी तरीके से जो अभिभावक को पता हो कि शुल्क किस आधार पर लिया जा रहा है और कितना लिया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ शुल्कों के आधार पर वो फिक्स किया गया था कि कौन से शुल्क आपको नहीं लेने हैं या एक ही बार लेने हैं। मैं ये पूरी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे जिस बोर्ड का विद्यालय हो, वहां पर शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया एक पारदर्शी होनी चाहिए और सबके साथ सर उसको साझा करना चाहिए, खासतौर से अभिभावकों के साथ। ठीक है अरुण पाठक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल सर, आप शिक्षक एमएलसी हैं, कानपुर से शिक्षक एमएलसी हैं। कानपुर के कई विद्यालयों की हम खबर लेकर आए हैं जहां मनमाने तरीके से विद्यालयों ने फीस बढ़ा दी है। सर, कोई जो अध्यादेश आप 2018 में लेकर आए, कोई एक विद्यालय बता दीजिए सर जो अध्यादेश का पालन कर रहा हो। मैं आपकी बात से आंशिक आपसे सहमत हूं। मैं स्नातक एमएलसी हूं, शिक्षक नहीं हूं मित्र। मैं चूंकि जो बहुत सारे एक ब्रांड वाले जो स्कूल हैं, खासतौर से ऐसे 50 स्कूलों की सूची बनाई जा सकती है कानपुर में जो बहुत जिनका नाम है, वो अपनी फीस को मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं। वैसे तो लगभग 4 से 5 हजार विद्यालय कानपुर में हैं। खासतौर पर जो छोटे स्कूल हैं वो अपनी फीस को इस प्रकार से नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो बड़े विद्यालय हैं वहां पर जो फीस बढ़ाने का उनका तरीका है वो उचित नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूं जी। और जो ये पुस्तकें बिकती हैं इसमें 3 ट्रेंगल हैं। सबसे ज्यादा शोषण हमारे अभिभावकों का होता है जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं, कि उनको बड़ी अजीब सी बात है कि एक 50 पन्ने की कॉपी जब आप लेने जाइए तो 30 से 35 रुपए की मिलती है और वही किताब वो 250 रुपए की हो जाती है। इतनी छपाई का इतना अधिक खर्चा नहीं होता है। ये एक सोचने वाली बात है जी। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा उन विद्यालय के प्रबंधकों से भी और उन विद्यालय के लोगों से भी कि आपने शिक्षा का जो आपने अपना व्यापार शुरू किया है, उस व्यापार की जगह सेवा शब्द को लाना चाहिए। शिक्षा एक सेवा का कार्य है और हमारे जो अभिभावक बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे के लिए अपनी फीस का अरेंजमेंट करते हैं। सरकार की एक सीमा होती है और मैं मानता हूं कि जब एक समाज स्व अनुशासन में आता है, वो खुद अपने अनुशासन में जब काम करना शुरू करता है तो अच्छा काम होता है। सरकारें दबाव डाल सकती हैं, सरकारें छापा डाल सकती हैं, सरकारें डर पैदा कर सकती हैं, लेकिन एक डर होता है जमीर का, एक डर होता है स्व अपने अंदर का। उसके द्वारा जब काम होता है तो बहुत अच्छा काम होता है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, आपकी इस मुहिम जो आपने चलाई है उसको सरकार तक उचित जो फोरम है वहां पहुंचाऊंगा और कैसे अभिभावकों के जो अधिकार है उनका संरक्षण हो पाए इसकी कोशिश भी करूंगा। हाँ अरुण पाठक जी, एक और अहम सवाल है, ये हर वर्ष की सर समस्या है, कोई एक वर्ष की नहीं। जैसे ही नया सत्र शुरू होता है अभिभावकों का शोषण शुरू हो जाता है। सर, इसकी कोई एक ठोस नीति, कोई ठोस व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती है? क्योंकि हम जैसे पत्रकार, तमाम लोग, अभिभावक हर वर्ष जो है ऐसे चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन सर समाधान कुछ नहीं होता है। नया सत्र फिर शुरू होगा सर, फिर यही समस्या शुरू होगी। कोई एक ठोस नीति क्यों नहीं बनाई जा सकती है कि इन अभिभावकों का शोषण ना हो और आम आदमी का बच्चा जो है वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सके? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। यदि आप उस अधिनियम को पढ़ेंगे उसमें सभी बिंदु ये शामिल किए गए हैं। उसका क्रियान्वयन और कड़ाई से हो, उसका क्रियान्वयन और तरीके से हो, मैं इसके पक्ष में जी। लेकिन सर इसका समाधान क्या है? अभी तक कोई ऐसी कोई ठोस नीति नहीं बनी है अभी तक। 1 मिनट का समय देंगे? ठीक है, 1 मिनट का समय जी जी। सीमा त्यागी जी सीमा त्यागी जी, आप सवाल कर सकती हैं। अरुण पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण भाई साहब को पूरे सादर के साथ नमस्कार और बड़े सम्मान के साथ आपसे पूछना चाहती हूँ भाई साहब, जो बातें आप कह रहे हैं वो हम अभिभावक कहते अच्छे लगते हैं, विपक्ष में बैठे लोग कहते अच्छे लगते हैं। आप सरकार का हिस्सा है,
आप अपील करते नहीं अच्छे लगते, आप आदेश देते अच्छे लगते हैं। अगर अपने जमीर से ही जग के लोग सब कुछ कर लेते तो फिर आपको अतीक अहमद को मारने की आवश्यकता नहीं थी। दीदी आप ये भूल जाती हैं। बहुत कड़े शब्द बोल रही हूँ, बहुत कड़े शब्द बोल रही हूँ। ठीक है। आप एमएलसी हैं, कानपुर में बैठे हैं, आप ये कहिए कि मैं योगी जी को कहूंगा, या ये कहिए कि मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। आप ये मत कहिए मैं अपील करूंगा, मैं ये करता हूँ। ये तो परेशानी हम बता रहे हैं, सीमा जी ये सुन लीजिए, परेशानी तो हम बता रहे हैं। आप पे हम ठोस नीति चाह रहे हैं। 2018 का फीस अधिनियम जो बना था वो मैंने एक एक शब्द पढ़ा हुआ है, और उस अधिनियम की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं आप भी जानते हैं और योगी जी भी जानते हैं। आप ये बताइए कि आप कब हम अभिभावकों की आवाज बन के योगी जी के सामने खड़े होंगे जाके, कि जब आप कानून व्यवस्था सुधार सकते हैं, ठीक है सीमा जी, जवाब ले लीजिए। कमिश्नर को लाइन पे लगा सकते हैं, तो इन शिक्षा माफियाओं को लाइन पर क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? अरुण पाठक जी जवाब दे दीजिए। 2018 अधिनियम की धज्जियां कहना चाहूंगा, ठीक है जी। सीमा जी अब जवाब ले लीजिए। सीमा त्यागी जी जवाब ले लीजिए। सीमा त्यागी जी जवाब ले लीजिए। सीमा त्यागी जी आपने सवाल किया, आप जवाब ले लीजिए। सीमा त्यागी जी जवाब ले लीजिए। आप एक मिनट के लिए 2 मिनट मत लीजिए, बात सुनिए। कोई भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं। सीमा त्यागी जी आपने सवाल किया, अरुण पाठक जी जवाब दे रहे हैं। अरुण पाठक जी जवाब दे दीजिए सीमा त्यागी जी के सवालों का। हाँ दीदी आप चलाने काम नहीं होगा। दीदी देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अभिभावक हैं, और जो आप जनप्रतिनिधि चुनती हैं तो कोई सुपर पावर नहीं चुनती, वो आपके बीच का ही आदमी होता है। ये आप क्यों भूल जाती हैं? आप ये भूल रही हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि बनाए हैं आप जनता ने ही बनाए हैं, आपके बीच से चुन के आ रहे हैं। वो भी अभिभावक हैं, उनके भी बच्चे हैं, और सुपर पावर नहीं। इस सिस्टम को इस बार भी गलती कर दी। नहीं आप बीच में बोलेंगे, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपको करूंगा। सुन लीजिए सीमा जी सुन लीजिए। तो मैं आपको करूंगा। सीमा जी बीच में आप बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। सीमा जी सुन लीजिए। सीमा जी जवाब सुन लीजिए। सीमा जी जवाब सुन लीजिए। अगला सवाल करने से पहले सवाल का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद अगला सवाल करिएगा। जब आपसे कहा जाए तब आप बोलिए, ऐसे मत बोलिए जी। जब आपसे कहा जाए आपकी अनुमति मिले, ठीक है पाठक जी, आप हमारे इसके संचालक है उसके आधार पर बोलिए जी। तो और मैं आपको ये सैकड़ों इस प्रकार के जितने भी हमारे विधायक हैं, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, समस्या सबके लिए होती है, समस्या एक के लिए नहीं होती। और सरकारें उस समस्या का समाधान भी करती हैं, नियम भी बनाती हैं, नियम पे नियम बनते हैं। कुछ नियम का पालन कटाई से होता है, कुछ नियम का पालन ढिलाई से होता है, कुछ नियम का पालन की और आवश्यकता होती है। तो एक ये नियम या कोई भी काम होता है उसमें सदैव सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। मैं ये मानता हूं कि प्राइवेट स्कूल और हमारे जो पब्लिशर है वो और जनता, तीनों पर ये शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। तीनों के साथ एक शब्द बड़ा अच्छा है कि किसी प्रकार की कोई भी फीस की वृद्धि हो या फीस हमारी बढ़े, इन तीनों के जो कमेटी बनती है, अब वो अभिभावक की कमेटी में ऐसे लोगों को बुला लेते हैं स्कूल वाले जो उनके जेब के लोग होते हैं। कहने को अभिभावक क्या, जो हमारा प्रतिनिधि है उसने साइन कर दिया, वो कहते हैं कि अभिभावकों ने इसको स्वीकार कर लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे जो पब्लिशर हैं, जो बुक छापते हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं, क्योंकि उनके स्कूल वाले एक मोटा कमीशन उनसे लेना चाहते हैं। स्कूल वालों की बात सुनते हैं तो ज्यादातर स्कूल वाले कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, कुछ कम या बड़े स्कूल वाले ऐसा करते हैं। जो भी लोग होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई ठीक से की जाएगी। और योगी जी का ये रिकॉर्ड रहा है कि जहां पर पारदर्शिता नहीं है, जहां पे कानून का पालन नहीं है, योगी जी को पालन कराना आता है। ठीक है सीमा जी। जी सीमा जी बोलिए। ये बात मैं भी जानती हूँ पाठक जी, लेकिन 8 साल हो गए हैं नियम बने हुए, और ये मत कहिए आजाद हुए 75 साल हो गए। नहीं उसको छोड़िए, 75 साल बाद इसीलिए तो आप और योगी जी आए थे। आप 75 साल का रोना मत रोइए। तो नहीं बिल्कुल करके गए थे, उसको नहीं दीदी, एक साल 8 साल हो गए बिल बने हुए। पाठक जी 8 साल हो गए हैं बिल बने हुए, और अभी 8 साल और इंतजार कर लेगी प्रदेश की जनता। लेकिन ये मत कहिए कि स्कूल ये करता है, अभिभावक ये करते हैं, क्योंकि योगी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि चाहे तो सबको लाइन पे लगा सकते हैं, लेकिन आप जैसे भाइयों को मिलकर उनको कहना पड़ेगा, उनकी इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी कि आप इन शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसिए। और वो कब होगा? जब आपके साथ के बीच के बैठे लोग किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं जुड़े हुए होंगे। समस्या ये है कि जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी आप पीछे मत बोलिए। ठीक है पाठक जी सवाल ले लीजिए। सीमा जी अभिभावक हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं। पाठक जी सीमा जी अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी पीड़ा है। इनमें से कोई भी किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं जुड़ा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। रजत जी आ रहे हैं आपके पास। जो है टीवी
आप भी टीवी चैनल का समय खराब कर रहे हैं। ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। ये वो सरकार है जो वक्फ बिल तो रात में 2 बजे तक बैठ के पास कर सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा माफियाओं का कुछ नहीं करेंगे। ये आप लिख करके रख लीजिए। नहीं करेंगे, बिल्कुल केवल हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्ट है, इसके अलावा इनका किसी भी शिक्षा चिकित्सा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये कहेंगे, उसके बाद अपनी बातों से रजत मिश्रा जी, सीमा त्यागी जी ने कहा ना कि आप 1.25 लाख बच्चों का इस वर्ष आरटीआई के तहत उनको स्कूल में एडमिशन भी कराया गया है। आपको पता नहीं है कि जितने भी सरकारी स्कूल उनका कायाकल्प कराया गया है। 20% आपको पता नहीं है हो गए सरकार को, 20% सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। आपको पता नहीं है कि 2.5 लाख लैपटॉप कंप्यूटर लोगों को बांटे गए हैं। आपको पता नहीं है कि 14 ऐसी अवस्थाएं सुविधाएं हर प्राथमिक स्कूलों में दी गई है। पाठक जी कि 69,000 के शिक्षकों की भर्ती की गई है। मानवर पहले कुछ पढ़िए, कुछ जानिए, फिर उसके बाद बोलिए। पाठक जी हमारा एक अहम सवाल है, पाठक जी हमारा एक अहम सवाल है कि पाठक जी हमारा एक अहम सवाल है कि जिस तरीके से पत्रकार चीखते चिल्लाते हैं, हम जैसे लोग चीखते चिल्लाते हैं, वो बात क्या डिजिटल युग है, क्या मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक ये बात नहीं पहुंचती है? अभिभावकों की पीड़ा, सड़क पर अभिभावक सड़क पर निकलते हैं, अभिभावक उनकी पीड़ा डिजिटल इंडिया हो चुका है। क्या शिक्षा मंत्री तक ये दर्द नहीं पहुंचता? रजत जी शांत हो जाइए। पाठक जी शांत हो जाइए। सुधार हो रही है और सुधार की गुंजाइश एकदम बनी रहती है, एकदम 100% गुंजाइश। सरकार कोई मनसा ही नहीं है, सुधार नहीं होगा। ठीक है, आलोक दुबे जी आ रहे हैं आपके पास। पाठक जी हमारा सवाल भाई रजत मिश्रा जी सुन लीजिए। भाई रजत मिश्रा जी, अभी तक आपने बोला है, अब अरुण पाठक जी आए हैं तो उनसे कम से कम उनसे जवाब तो लेने दीजिए। अरुण पाठक जी हमारा सवाल है जिस तरीके से अभिभावकों के साथ मनमानी की जा रही है, विद्यालय जो है वो कहते हैं एक निर्धारित स्कूलों पर, निर्धारित दुकानों से आप किताब खरीदिए, निर्धारित दुकानों से ड्रेस खरीदिए, फीस मनमाने तरीके से बढ़ा दे रहे हैं, व्यापारी परेशान हो रहा है, उसका धंधा बंद हो जा रहा है, क्योंकि निर्धारित दुकानें ही अगर चलेंगी तो बाकी दुकानदार क्या करेंगे? सिर्फ अभिभावक ही नहीं परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, उसकी भी पीड़ा समझिए, अभिभावक की सर पीड़ा समझिए। जब हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, क्या शिक्षा मंत्री तक डिजिटल ये युग हो चुका है, शिक्षा मंत्री तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है? अभिभावकों का दर्द जब हम सर चीखेंगे चिल्लाएंगे तभी पहुंचेगा। आप जैसे लोग तमाम जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की, शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाने की? पाठक जी मैं सहमत हूं। मेरे पास कई अभिभावक आए, मैंने उनसे एक आग्रह किया कि कृपया करके यदि आप अपनी बात लिखित में दे पाएंगे तो हम लोग उचित कार्रवाई कर पाएंगे। ये अफसोस की बात है, वो थोड़ा डरते भी होंगे कई कारणों से कि मैंने अपने बीएसए से पूछा, डीआईएस से पूछा, आपके पास एक और लिखित शिकायत इसकी आई? अब अचंबा मानेंगे मनोज जी, डीआईएस और बीएसए के पास एक भी किसी गार्जियन की लिखित शिकायत नहीं जाती कि यहाँ पे वसूली हो रही है। तो अधिकारी कहते हैं हम किस आधार पर काम करें? यदि वो अधिकारी वहां पर जाते हैं तो स्कूल वाले कहते हैं हमारा शोषण करने के लिए आए, हमारे पर दबाव बनाने के लिए आए। मेरा ये आग्रह है, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बहुत सारे अभिभावक संघ जो मेरे संपर्क में, मैंने उनसे कहा कि आप लोग अपने फोरम से लिख के दीजिए, तो कहते हैं सर हम आपसे कह रहे हैं इसको सुधरवा दीजिए, फोरम से हम लिख के नहीं देंगे। तो मेरा आग्रह है कि जनता को जागरूक भी होना चाहिए और अपने अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ इस चैनल पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो अभिभावक बैठे हैं जो है क्या उन्होंने कभी कोई शिकायत की तो आपका पत्र अपना दिखा दे कि मैंने इस अधिकारी की शिकायत कभी की। ठीक है, नहीं की होगी, ऐसा मेरा मानना है। की होगी अच्छी बात है, मेरा मानना है कि जनता को जागरूक होना चाहिए। मेरी बात सुनिए। पाठक जी एक आश्वासन आपसे चाहते हैं, एक आश्वासन चाहते हैं हम आपसे। पाठक जी एक आश्वासन हम चाहते हैं। अब चूंकि आपके जानकारी में मामला आ चुका है, क्या मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक इन अभिभावकों का दर्द पहुंचेगा, इन शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगेगी? बिल्कुल, आपने तो थाना चौकी बना रखा है पाठक जी, जाकर के रिपोर्ट ठीक है। अरुण पाठक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत मिश्रा जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीमा त्यागी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आलोक दुबे जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप प्रवक्ता संजीव निगम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर इस गंभीर विषय पर सोचना चाहिए और अभिभावकों को किस तरीके से राहत मिल सके उसको लेकर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए और
निश्चित रूप से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचानी चाहिए ताकि जो है अभिभावकों को राहत मिल सके।